हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस का चैप्टर गर्भस्थ शिशु का विकास या प्री नेटल डेवलपमेंट, ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, प्री नेटल डेवलपमेंट। सामान्यतः 9 महीने के समय को ही गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। 9 महीने के समय को वैज्ञानिकों के अनुसार यह अवस्था 9 माह या 10 चंद्रमास या लगभग 280 दिन की होती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कितने दिन की होती है गर्भकालीन अवस्था, तो ये होती है 280 दिन की। कंसेप्शन किसे कहते हैं या गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान की क्रिया माता और पिता के अंडाणु, ओवम तथा शुक्राणु स्पर्म के मिलने से होती है। स्त्री और पुरुष दोनों में उत्पादक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे गोनाड्स कहते हैं। तो पूछा जाता है स्त्री और पुरुष में जो उत्पादक ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गोनाड्स कहा जाता है। उत्पादक ग्रंथि को टेस्टिस, पुरुष की जो उत्पादक ग्रंथि होती है उसे वृषण या टेस्टिस कहते हैं, तथा स्त्री की जो उत्पादक ग्रंथि होती है उसे डिंब ग्रंथि या ओवरी कहते हैं। तो पुरुष में जो पाया जाता है वृषण और टेस्टिस हो जाएगा, स्त्री का जो है डिंब ग्रंथि या ओवरी कहते हैं। इन उत्पादक ग्रंथियों में उत्पादक कोशों का निर्माण 13 से 40 वर्ष की अवस्था तक होता है। प्रत्येक 28 दिनों में स्त्री की डिंब ग्रंथि से एक अंडाणु परिपक्व होकर गर्भनालिका में आता है। तो पूछा जाता है कितने दिनों में? तो 28 दिनों में स्त्री की डिंब ग्रंथि से एक अंडाणु परिपक्व होकर गर्भनालिका में आता है, और यह लगभग उसमें 7 दिन तक रहता है। कितने दिन तक रहता है? 7 दिन तक रहता है। इस अवधि में यदि आपको संयोग पुरुष शुक्राणु से होता है तो अंडाणु जो है गर्भित हो जाता है। यही क्रिया जो है वो गर्भाधान या कंसेप्शन कहलाती है। यहाँ पे देखते हैं कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं? गर्भाशय की दीवार में जिस स्थान पर गर्भित अंडाणु आरोपित होता है वहाँ की दीवार का पृष्ठ भाग ही गर्भनाल या प्लेसेंटा के रूप में विकसित होता है, जिसे हम अपरा या आंवल भी कहते हैं। चौथे माह में गर्भस्थ शिशु का पोषण नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड की 2 धमनियों के द्वारा होने लगता है। नाभि धमनियां शुद्ध रक्त मां के शरीर से लेके गर्भनाल तक पहुंचाती हैं, जिससे शिशु का पोषण होता है। अतः भ्रूण का पोषण नाभि रज्जु के द्वारा गर्भनाल से रक्त प्राप्त करके होता है। किसके द्वारा होता है? नाभि रज्जु के द्वारा गर्भनाल से रक्त को प्राप्त करके होता है। स्टेजेस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेज होती है ओवम, सेकंड है एम्ब्रियो, थर्ड है फीटस, जिसे डिम्बा, भ्रूणावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। तो ओवम स्टेज कब से कब तक होती है? ये गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। और एम्ब्रियो कब होती है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज कब से कब तक होती है। ये तीसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक होती है। और जो फीटस स्टेज होती है वो तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक होती है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, इसे ऐसे याद रखेंगे। फिर आप याद रखेंगे कि 2 सप्ताह है, फिर 2 महीना है, फिर जन्म तक है। जो कि प्री नेटल डेवलपमेंट वही होती है ना कि जन्म से लेने तक की जो अवस्था होती है, बस जन्म से पहले की जितनी सारी अवस्था होती है वो आपकी इसमें आती है प्री नेटल डेवलपमेंट में। जैसे पोस्ट नेटल में आपका आ जाता है इन्फेंसी है, बेबीहुड है, चाइल्डहुड है, तो ये पोस्ट नेटल है। लेकिन ये क्या है? प्री नेटल है, जो कि ये गर्भावस्था के समय ये सारी स्टेजेस होती हैं। तो आप ऐसे याद रखिए 2 सप्ताह, 2 महीना और जन्म लेने तक। द पीरियड ऑफ ओवम, इस अवस्था को बीजा अवस्था या जर्मिनल पीरियड भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान से लेके 2 सप्ताह तक चलती है। इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। किस आकार का होता है? अंडे के आकार का होता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो या गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है, जो तीसरे सप्ताह से लेके दूसरे माह के अंत तक चलती है। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यह शरीर की रचना, आकार व आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में
भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भ्रूण जो है मानव आकृति जो होता है किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है, तो वो होती है एम्ब्रियो स्टेज होती है। ये एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा जाता है कि भ्रूणावस्था में जो भी विकास होता है वो 3 परतों से होता है। तो कोशिका विभाजन की निरंतरता से डिंब 3 परतों में बढ़ जाता है। तो प्रथम और बाह्य परत को हम लोग एक्टोडर्म कहलाती है। तो पूछा जाता है जो बाह्य परत होती है एक्टोडर्म कहलाती है, उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि त्वचा दे दिया, बाल, नाखून, दांत या त्वचा ग्रंथियाँ या नाड़ी मंडल का निर्माण, इसमें से कुछ भी दे दिया और पूछेगा कि ये एक्टोडर्म में है कि मीसोडर्म में है कि इंडोडर्म के अंतर्गत आएगी, तो आपको पहचानना होगा। तो जो एक्टोडर्म है वो बाह्य परत है, मतलब बाहर से ही हम देख सकते हैं, जैसे हमारी त्वचा है उसको हम टच कर सकते हैं, बाल है, नाखून है, दांत है, त्वचा की ग्रंथियाँ व नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। तो ये दोनों आपका एक्सेप्शनल में आ जाएगा, बाकी ये सारा क्या है कि आप इसे टच कर सकते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, एक्टोडर्म में आ जाएगा। और मीसोडर्म का बहुत ही ईजी है, जो कि मीसोडर्म में द्वितीय या मध्य परत होती है, ये बीच की होती है और इसमें त्वचा के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो मीसोडर्म में हमेशा पूछा जाता है कि मांसपेशियां किसके अंतर्गत आएंगी, तो जो मां से मांसपेशियां, मां से मीसोडर्म, तो मीसोडर्म के अंतर्गत हमारी मांसपेशियां आती हैं, जो कि मध्य परत होती हैं और द्वितीय होती हैं। तीसरी और आंतरिक परत इंडोडर्म होती है। तो नाम से ही लग रहा है कि ये आंतरिक होगी, इंडोडर्म कहलाती है। इसमें संपूर्ण पाचन तंत्र, फेफड़ा, यकृत तथा विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। तो इंडो मतलब एकदम आंतरिक, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, फेफड़ा है, यकृत, ये सारा क्या है हमारे इंटरनल पार्ट्स में आते हैं। तो ये सारे हमारे इसके अंतर्गत आएंगे, इंडोडर्म। तो इसमें कोई भी पार्ट आपको एग्जाम में दे देगा, पूछेगा कि इन तीनों में से वो किसके अंतर्गत आएगा। एक्टो में बाहर की चीज़ें, मीसो में सिर्फ मांसपेशियां, याद रखिए मांसपेशियां ही पूछता है, बाकी त्वचा के भीतरी भाग हो जाएंगे। और थर्ड में आपका एक्टोडर्म हो जाएगा। इंडोडर्म जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, जिसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं, उसमें नाभिनाल मतलब प्लेसेंटा का विकास तीव्र गति से होता है। प्रारंभ या पतली धागे के समान होती है, परंतु धीरे धीरे यह अंगूठे की मोटाई के आकार की हो जाती है और यह भ्रूण से और दूसरी ओर या नाभि रज्जु से जुड़ी होती है। तो ये एक ओर किससे जुड़ी होती है, एक ओर तो ये भ्रूण से जुड़ी होती है, दूसरी ओर ये नाभि रज्जु जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं उससे ये जुड़ी रहती है। तो एग्जाम में आता है आपका कि ये एमनियोटिक सैक क्या होता है, तो भ्रूणावस्था में ही भ्रूण के चारों ओर थैली का निर्माण हो जाता है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं। तो क्या होता है, भ्रूण के चारों ओर थैली में एक तरल पदार्थ जो भरा रहता है वही आपका एमनियोटिक सैक कहलाता है। और फीटस स्टेज किसे कहते हैं, तो गर्भकालीन विकास की जो तीसरी और आखिरी स्टेज होती है उसे ही हम लोग गर्भ शिशु की अवस्था कहते हैं। तो ये कब से चलती है, ये तीसरे माह के प्रारंभ से लेके जन्म लेने के पूर्व तक की होती है। तो इसमें ये पूछता है कि किस मंथ में हाथ तथा पैर में उंगलियां बन जाती हैं। तो हाथ और पैर की उंगलियों का विकास जो है किस में हो जाता है, तीसरे माह में हो जाता है। फिर ये पूछता है कि शरीर पर पतली मुलायम गुलाबी रंग की त्वचा कब आ जाती है, तो ये फीटस स्टेज में तीसरे माह में आ जाती है। और गर्भ का पोषण अब गर्भनाल से नाभि रज्जु के द्वारा होने लगता है। तो अभी तक किससे हो रहा था, गर्भनाल से, अब क्या होता है नाभि रज्जु के द्वारा होने लगता है उसका पोषण बच्चे का। फिर फोर्थ माह में क्या क्या होता है, तो फोर्थ माह में, चौथे माह में शिशु का सिर अधिक बड़ा हो जाता है, सिर पर छोटे छोटे बाल भी आ जाते हैं। तो ये तो नहीं पूछता, यहाँ पर पूछता है हाथ पैर की उंगलियों में नाखून किस स्टेज में बन जाते हैं। तो हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं उसमें नाखून जो हैं वो फीटस स्टेज के चौथे माह में बन जाती है। और ये वाला सबसे ज़्यादा पूछता है कि मसूड़ों के अंदर दांतों के विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। तो मसूड़ों के अंदर जो दांतों के विकास की प्रक्रिया होती है वो लास्ट स्टेज फीटस में आपकी चौथे मंथ में ये देखी जाती है। पांचवें मंथ का पूछता है कि हृदय की धड़कन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दांत का बहुत पूछता है, यहाँ पर हृदय का पूछता है कि हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। तो हृदय की जो धड़कन है प्रारंभ हो जाती है 5वें महीने से फीटस स्टेज के। छठे माह में क्या होता है, छठे माह में त्वचा में रोएदार हो जाती हैं। तो त्वचा में रोएं कब आ जाते हैं, तो ये छठे माह में आ जाते हैं। इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी लाइनें नहीं याद करनी है, जिसे हमने अंडरलाइन किया है सिर्फ वही आता है कि दांत यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पे हृदय पूछेगा, यहाँ पे रोएं पूछेगा। इसे बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। 7वें माह में शिशु माँ के पेट में स्थिर हो जाता है और 8वें माह में हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल अनुपात में आ जाते हैं। 9वें माह में क्या होता है, शिशु के जन्म के लिए 275 से 280 दिन की आवश्यकता होती है
और 9वें माह में क्या होता है, शिशु की त्वचा पर स्वाभाविक रंग आ जाता है। यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था 280 दिन की होती है। सेकंड क्वेश्चन है किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? तो जो शारीरिक विकास होता है ये गर्भकालीन अवस्था में तीव्र गति से होता है। थर्ड है भ्रूण जो होता है वो किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। और प्लेसेंटा से क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भोजन व रक्त पोषण के माध्यम पोषण जो है वो प्राप्त करता है। भोजन और पोषण जो होता है रक्त के माध्यम से वो प्राप्त करता है। और नाभिनाल में क्या होता है, ये इससे जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? तो ये तीसरे माह के बाद जो है वो तीव्र गति से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण प्राप्त होता है? तो माता के रक्त से जो पोषण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है गर्भनाल अर्थात प्लेसेंटा के माध्यम से। एमनियोटिक द्रव भ्रूण की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। तो बाहरी आघातों से कौन रक्षा करता है? एमनियोटिक द्रव। डिंबा अवस्था गर्भकालीन विकास की 3 अवस्थाएं हैं जिसमें भ्रूणावस्था तथा गर्भावस्था आती हैं। जन्म पूर्व तीसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक की अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है। दांतों के विकास की नींव गर्भावस्था के तीसरे माह में ही पड़ जाती है। जन्म के समय एक सामान्य शिशु का भार 3 से 3.7 किलोग्राम होता है। यदि किसी गर्भवती स्त्री को खसरा हो जाता है तो इसका दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु के हृदय पर पड़ता है तथा कान पर पड़ता है। अगर किसी स्त्री को खसरा हो जाता है गर्भवती स्त्री को तो हृदय व कान पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। गर्भकालीन सुखद अनुभूतियाँ बच्चों को बहिर्मुखी तथा प्रसन्नचित्त बनाती हैं। यदि गर्भाशय पर एक्सरे की किरणें पड़ जाती हैं तो गर्भस्थ शिशु में मानसिक विकृतियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में तंबाकू खाने तथा शराब पीने से क्या होता है? तो गर्भपात हो जाता है। संपूर्ण गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सक्रिय रहता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।